Programming paradigm. Programming means is to build something and paradigm means way of thinking or way of doing something. So हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम से हमारा जो मुराद है वो ये है कि प्रोग्रामिंग स्टाइल या फिर हम कह सकते हैं कि अ वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग, कि हमारे पास कोई चीज़ अगर हमें बिल्ड करनी है तो उस बिल्ड करने का क्या तरीक़ेकार हो। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले तो ये जानें कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके ऊपर क्रिटिकली थिंक करें, उसको सोचें और सोचने के बाद हम उसके ऊपर प्लान करें, प्लान करने के बाद हम कोई किसी सॉल्यूशन को के ऊपर काम करने के लिए हम कुछ एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ प्लान करना, अगर हम देखें तो जैसे अगर हमें मालूम है कि प्रॉब्लम है क्या, तो अब उस प्रॉब्लम के हिसाब से अब हमें प्लान करना है, सोचना है। तो उस प्लानिंग के अंदर ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो प्रोग्रामिंग हमें करनी है वो उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम फॉलो हो रहा है वो कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम फॉलो हो रहा है, क्या वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतर है या नहीं है। तो हमारे पास हम देखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडाइम के, हमारे पास अगर हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल, हर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो कर रही होती हैं, इसका मतलब वो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही हैं। और तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो उनके साथ साथ हमें उन प्रोग्रामिंग पैराडाइम का भी पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को फॉलो कर रही है, ताकि हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ताकि उनके एडवांटेजेस से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे कि लेट सपोज़ अगर मैं एक एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की दूं, तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के प्रिंसिपल्स को भी जो है वो सपोर्ट करती है। तो हमें कहाँ जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से फ़ायदा उठाना है, कहाँ हमें उसके फंक्शनल प्रोग्रामिंग से जो है वो फ़ायदा उठाना है। तो ये चीज़ें एक प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए। कहाँ पे अगर आपके पास इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है तो कहाँ पे जो है वो कंपोजिशन लगनी है, तो कहाँ पे किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, ये जो है वो बेसिक एम होना चाहिए। तो हमारे पास जो बेसिक एम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक प्रोग्रामर का जो बेसिक एम है वो क्या होना चाहिए, टू मैनेज दी कॉम्प्लेक्सिटी, टू मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ए प्रोग्रामर्स मेन कंसर्न। तो प्रोग्रामर का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने एक कोटेशन पहले डिस्कस किया था कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बट अ गुड प्रोग्रामर राइट अ कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। तो हमें ये भी चीज़ समझनी है कि हम सिंपल 101 के फॉर्मेट में अगर हम कोई प्रोग्राम कर भी देते हैं और वो आगे किसी को समझ में नहीं आता कि आपने क्या किया है, तो वो किसी काम का नहीं है। हमें जो काम करना है वो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, जो सिस्टम बनाना है उसको हमें ये भी देखना है कि क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं है, क्या वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी का फैक्टर है भी या नहीं है, क्या हमें मेंटेनेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसके ऊपर हम एक जनरल वे में अगर हम देखें तो हमारा जो कंसर्न है अभी वो 3 प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के ऊपर है, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड, फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। मगर इसके अलावा भी हम कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम की जो बुनियाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम था। एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और वो हमारे पास जो है वो लाइन बाय लाइन सारी जो है वो एग्जीक्यूट मतलब वो तमाम जो है वो स्टेटमेंट जो है वो उनकी स्टेट को जो है वो देखते हुए तमाम लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और फिर उसका जो हमें रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हमारे पास हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो बुनियाद थी वो क्या थी, मशीन लैंग्वेज, हमारे पास 101 का फॉर्मेट। तो हमें हमारे पास एलन ट्यूरिंग की अगर हम बात करें तो एलन ट्यूरिंग वो पहला शख्स था जिसने प्रोग्राम को डाटा की शक्ल में देखा कि जो प्रोग्राम है वो सिंपली डाटा है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ हद तक फिर बाद में हमारे पास डिफरेंट रेवोल्यूशंस आई। तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो है उस प्रोग्राम को डिफरेंट नज़रिए से देखा गया, फिर लूप्स के नज़रिए से देखा गया, ब्रांचेस, असाइनमेंट, सब रूटीन्स, स्टैक्स और दूसरे जो है स्ट्रक्चर्स के जो है वो नज़र से देखा गया। तो मगर जो ट्यूरिंग की जो लैंग्वेज थी वो बाइनरी थी। तो यहाँ से जो बुनियाद रखी गई तो वो हमारे पास आगे चली और फिर रेवोल्यूशन आई असेंबली लैंग्वेज की, जहाँ पे असेंबलर का कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ असेंबलर हमारे पास जो है वो जो हम इंस्ट्रक्शंस देते थे, ऐड, मूव, तो वो जो है वो मशीन लैंग्वेज में जो है वो उस मशीन को जो है वो लैंग्वेज जो है कन्वर्ट होकर मिलती थी। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो 1951 में ग्रासहॉपर इन्वेंटेड A0, द फर्स्ट कंपाइलर
ठीक है। देन फॉरट्रान वाज इन्वेंटेड इन 1953, कोबोल एंड देन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्कल और ये तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, फिर हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स इन्वेंट हुए और फिर डिस्कवर हुए। तो ये तमाम अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऐसे थे जो कि उनकी डिस्कवरी के बावजूद भी उनको जो जब मशहूरी नहीं मिली तो वो ऐसा लगा कि जैसे कि वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम अब जाके अडॉप्ट हो रहे हैं, तो हमने उसको समझा कि शायद वो बाद में आया, मगर वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम सबसे पहले आया। तो इस तमाम चीज़ों को हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऐसे हैं जिनको मशहूरी पहले मिल गई और जबकि वो आए बाद में थे, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम जिनकी बुनियाद पहले रखी गई थी मगर उनकी मशहूरी जो है वो बाद में हुई, जब ज़रूरत जो है वो जब उसके नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होना शुरू हुआ, तो हमें उनको जो है वो बाद में आगे जाके मशहूरी मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे मशीन के बाद हमारे पास जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम था वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम का एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम आया, फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड सो फोर्थ। जबकि जो हकीकतन है वो हमारे पास हकीकत क्या है वो हम जो है वो इसमें देखेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, कि जैसे हमने कहा कि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे पास किस तरीके से वो सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शंस में तोड़ लें और किस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को टू अटैक अ बिगर प्रॉब्लम इनटू इट्स सब्सिक्वेंट पार्ट्स, कि हम उसको जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ लें ताकि हम उसको ईजिली जो है वो उनको कवर कर सकें। तो जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के तहत हमारे पास हम किस तरीके से उनको कवर कर सकें। तो ये एक अप्रोच थी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम किस तरीके से बाकायदा जो जितनी भी रिटन स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो वेरिएबल्स की स्टेट को भी साथ में मैनेज करते हुए, ये एक इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, तो हम इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव को भी अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम था जिसके अंदर हमारे पास हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू वेरिएबल्स की स्टेट को मैनेज करते हुए तमाम चीज़ों को एक फंक्शनल एक मॉड्यूलर वे में हम जो है वो थोड़ा काम कर रहे होते थे। तो कुछ हद तक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम हमारे पास हमें इसने जो है जो चीज़ें हमें दी वो क्या दी कि हमें कुछ हद तक रीयूजेबिलिटी दी फंक्शंस की बदौलत कि हमें जो रूटीन्स और सब रूटीन्स वगैरह जो इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से हमें कुछ एडवांटेजेस जो है वो मिले। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये वो फर्स्ट पैराडाइम है जो कि आपके पास अडॉप्ट किया गया, बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टू बी इन्वेंटेड। ये हमारे पास पहला नहीं था जो कि सबसे पहले इन्वेंट हुआ हो। तो ये हमारे पास जो है वो एस्कर वाइब डायकेस्ट्रा ने 1968 में जो है वो डिस्कवर किया और डायकेस्ट्रा ने जो है वो बताया कि जो गो टू स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी हार्मफुल हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम था, तो एक तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और बीच में अगर गो टू स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस नहीं है और हम एक अजीब तरीके से जो है हम जो है वो हमारे पास जो है एक इंस्ट्रक्शन से हम जो है वो पिछली इंस्ट्रक्शंस पे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो एक जो कंट्रोल फ्लो था वो जो है वो बिगड़ रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो इस चीज़ को मैनेज किया गया, गो टू स्टेटमेंट्स को इफ़ देन एल्स से रिप्लेस किया गया, डू वाइल अनटिल कंस्ट्रक्ट से जो है रिप्लेस किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है इसने जो है वो एक डिसिप्लिन इम्पोज किया ऑन डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, कि आपके पास एक मेथड है, उस मेथड के ज़रिए से दूसरे मेथड जो है वो कॉल हो रहे हैं। तो हमारे पास एक डिसिप्लिन जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो हाई लेवल जो पॉलिसीज़ हैं वो बाकायदा लो लेवल पॉलिसीज़ को जो है वो कॉल कर रही हैं एंड सो फोर्थ। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम का हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे जो हमारे पास अनरिस्ट्रेंड जो जम्स थी गो टू स्टेटमेंट्स की, उनको बैड प्रैक्टिस कंसिडर करते हुए जो डायकेस्ट्रा है उसने जो है वो उसको रिप्लेस किया डू वाइल अनटिल इफ़ देन एल्स से। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास सेकंड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो कि डिस्कवर हुआ। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये 2 years अर्लियर देन तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1966 में जो है वो डिस्कवर हो चुका था। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 1968 में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो आई, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 2 साल पहले आ गई थी, मगर जो अडॉप्ट हुई वो सेकेंडली जो है वो ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम अडॉप्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो बात करता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो चीज़ थी वो ज़्यादातर
हमारे पास देखा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व कर रहा था। वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ने जो मसले सॉल्व किए वो ये किया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उनको ज़्यादा मॉड्यूलर बनाया, सिक्योरिटी ज़्यादा इन्हेंस हो गई हमारे पास इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। उसके अलावा हमारे पास यूजिबिलिटी जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ गई, जैसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में भी कुछ हद तक यूजिबिलिटी थी फंक्शंस की मदद से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट आया उससे जो है वो यूजिबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो पॉइंटर फंक्शंस की वजह से थी, पॉइंटर्स की मदद से थी। तो वहाँ पे जो पॉइंटर्स थे अगर हम देखें तो उस पॉइंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर पॉइंटर्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया कुछ हद तक जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म से। तो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास जो है वो काफ़ी हद तक हमारे पास जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है इसके अंदर जो हमारे पास जो सोर्स कोड की डिपेंडेंसी है वो हम इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो एक मेन अगर हम देखें तो मेन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो डिसिप्लिन इम्पोज करती है वो है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल पे, कि आपके पास जो हाई लेवल पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए लो लेवल पॉलिसीज़ पे। तो आपकी जो लो लेवल पॉलिसीज़ हैं वो हाई लेवल पॉलिसीज़ पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, या फिर हमारे पास एक प्लग एंड प्ले जो है वो जो है एक मॉड्यूलर या एक कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट हमारे पास जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की मदद से हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जैसे कि हमने देखा कि ये एक सेकंड पैराडाइम है और इसके अंदर जो है वो जो स्टैक फ्रेम है अल्गोल लैंग्वेज का उसको जो है हीप पे जो है ले जाया गया। तो हमने कुछ हद तक डिस्कस किया था मेमोरी लीकेज वगैरह के बारे में। तो हमारे पास वक्त के अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी साथ साथ जो आई, तो उनमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो मसले मसाइल आए तो वो भी अपने आप में एक तमाम चीज़ें हमने देखा कि वक्त के साथ साथ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स ही जो है वो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो मैच्योर होती चले गई। तो जो मसले मसाइल हमें स्ट्रक्चर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिल रहे थे, ठीक है, मेमोरी लीकेज और तमाम चीज़ों के, वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उन चीज़ों को जो है वो बेहतर कर दिया गया। या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की भी बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस के कुछ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम जैसे कि हमें डायमंड प्रॉब्लम की शक्ल में मिले। तो जैसे कि हमारे पास एक डी क्लास है जो कि जिसके दो पेरेंट्स हैं, लेट्स सपोज बी एंड सी के जो एक सिंगल पेरेंट है ए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर सी का अगर हम जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो हमारे पास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसके बाद किसका होगा, देन बी का होगा या सी का होगा। या फिर इस तरीके से अगर हम देखें तो डिफरेंट हमें सिचुएशंस जो है वो देखने को मिली। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, फिर उन प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशन भी जो है वो दिए गए। कहीं पे रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स हल हो गए, कहीं पे हमें जो है वो फिर हमने देखा कि डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो अपकमिंग जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है वो अडॉप्ट नहीं किया, और वहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो उसको अडॉप्ट किया गया। तो ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है हम ऑब्जेक्ट एनालिसिस डिज़ाइन जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा मज़ीद डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने देखा कि हमारे पास हर प्रोग्रामिंग पैराडाइम की कुछ अपनी ब्यूटी है। तो यहाँ जो इसकी ब्यूटी थी वो क्या थी कि आपके पास जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर कंट्रोल है उसके ऊपर जो है वो डिसिप्लिन इम्पोज किया गया, और साथ ही साथ हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स थे यहाँ पे अब हमारे पास एक ओवरऑल जैसे हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम है तो उसके अंदर एक मसला ये भी था कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनके अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स बन रहे होते थे, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट था। तो तमाम फंक्शंस जो हैं उन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते थे और उनको जो है ईजिली एक्सेस कर सकते थे। तो उस चीज़ को बेहतर बनाया गया हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में इनकैप्सुलेशन की मदद से, कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है उसके एट्रीब्यूट्स और मैथड जो है वो बाइंड कर दिए गए। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत हद तक हमें जो है इस तरह से जो है वो सिक्योरिटी भी हमें इन्हेंस हुई। तो जो लोकल वेरिएबल्स थे वो अब हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स बन गए, और जो नेस्टेड फंक्शंस थे वो हमारे पास अब मेथड्स बन गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। देन हमारे पास जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, सो इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो कि हम कह सकते हैं जो कि बाद में जो इसको मशहूरी मिली। तो ये पहला है जो कि इन्वेंट हुआ, मगर इसको जो पॉपुलैरिटी जो मिली तो या जो इसको वाइडली जो एडॉप्शन मिली वो हमें इसको बाद में जाके मिली। तो ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ये बेस करता है लैम्डा कैलकुलस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम है इसको जो मशहूरी जो बाद में मिली वो इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे जो
आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे, मेमोरी कंस्ट्रेंट था। तो जो कि अब के दौर में हम देखें तो हमें हमारे पास मेमोरी कंस्ट्रेंट नहीं है, और हमारे पास जो है प्रोसेसिंग पावर भी इनफ है। तो अब यहाँ पे जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम का जो जो पॉपुलेशन है, अगर हम देखें तो वो बहुत बाद में जाके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे जो है हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसका अंदाज़ा जो है हमें होता है। तो हमारे पास अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अगर हम देखें तो his lambda calculus is the foundation of Lisp language invented in 1958 by जॉन एम सी कार्ते। तो यहाँ पे हमने देखें तो लैम्डा ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, इसकी जो ब्यूटी है वो क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि ये डिसिप्लिन इम्पोज करता है अपॉन असाइनमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि असाइनमेंट पे डिसिप्लिन इम्पोज करता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम इम्यूटेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे पास जो ये एक तरीके की डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई स्टेट जो है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो जैसे कि हमारे पास अगर हमने कोई भी जैसे हम इक्वेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसी तरीके से यहाँ पे हम जो है वो फंक्शंस के अंदर इनर फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर जिसकी मदद से हम जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट हासिल कर रहे होते हैं। तो अब इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है, लेट सपोज कोई एक्स वेरिएबल है, तो वो जो एक्स वेरिएबल है उसकी स्टेट जैसे ही जब वो इनिशलाइज होता है तो वो उसकी जो स्टेट थी वो वही की वही रहती है और हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल लैंग्वेज है इसके अंदर कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम देखें तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें बहुत सारे काम जो करने होते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट करती हैं, जिसके अंदर वो जो है ट्रांजैक्शनल मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इवेंट सोर्सिंग वगैरह करते हुए अपने जो भी काम है उसको जो है वो आसान बना रही होती हैं। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अगर हम देखें तो जो जहाँ पे सिर्फ क्रिएशन का काम है वहाँ पे जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो एक अच्छी अप्रोच है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से काम कर सकती है। जबकि अगर वहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमें एक क्रूड एप्लीकेशन पे काम करना है तो वहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अगर अब हम समअप करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हो, तो हर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हमने किसी ना किसी चीज़ को एलिमिनेट किया। तो जैसे अभी हम गोटू की बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड में, तो उसी तरीके से हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो जो एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है उसको जो है उसके ऊपर एक डिसिप्लिन इम्पोज किया। उसी तरीके से फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग ने असाइनमेंट के ऊपर डिसिप्लिन इम्पोज किया। तो हम कुछ न्यू चीज़ें ऐड करने के बजाय हमारा जो फोकस है वो तमाम चीज़ों पे वेस्ट की एलिमिनेशन के ऊपर हमारे पास ज़्यादा फोकस हमारे पास हर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रहा। तो जैसे कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हमने गो टू हेल का एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो गो टू इंस्ट्रक्शंस थी उनकी वजह से हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि एक अनरेस्ट्रेंड जम्प्स की वजह से एक हार्मफुल जो है वो बिहेवियर जो है वो सामने आ सकता था एक सॉफ्टवेयर का। तो इस वजह से हमारे पास एक पूरी जो स्पैगेटी कोड जो बनता था, तो उसके हवाले से जो डायकेस्ट्रा है उसने एक आवाज़ उठाई जिसके ऊपर उसने एक लेटर लिखा, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो मीडिया और तमाम चीज़ें नहीं होती थी। तो उसमें उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसका टाइटल था गो टू स्टेटमेंट कंसिडर्ड हार्मफुल, और उसने इस चीज़ को बाकायदा उनको कन्विंस किया कि आपके पास ये जो हायर लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो इसके अंदर जो है गो टू का स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, और इसको जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्राम की वो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और एक प्रोग्राम जो है वेरीफाइबल नहीं रहता। तो अब अगर हम देखें तो इसके लिए हम जो है वो मैथमेटिकल प्रूफ्स लिखें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो एक ओवरऑल प्रोग्राम के लिए पूरा मैथमेटिकल प्रूफ लिखें, उसका जो है प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, सो ऑन, हम तमाम चीज़ें उसको प्रूफ करने में लग जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो डायकेस्ट्रा ने जो प्रपोज़ किया वो ये प्रपोज़ किया कि आपके पास जो गो टूज हैं उनका एक सब्स्टिट्यूट जो है वो इन टर्म्स ऑफ इफ़ देन एल्स और डू वाइल, इनके उसमें इसने सब्स्टिट्यूट दिया कि ये प्रूवेबल यूनिट्स हैं कि हमारे पास अगर हमें जो है वो रीडायरेक्शन करनी ही है, अगर हमें गो टू कहीं ना गो टू का जो पर्पज़ है वो अगर हमें लेना ही है तो हम जो है वो सिंपल सिलेक्शन इफ़ देन एल्स से भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर हमारे पास जो दूसरे आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं डू वाइल, उससे भी हम जो है वो ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो डायकेस्ट्रा है
उसने जो है वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इन्यूमरेशन का जो है वो इस्तेमाल किया। उसके अलावा आइट्रेशन को प्रूव करने के लिए इंडक्शन के थ्रू जो है वो आइट्रेशन को प्रूव किया, तो उसको प्रूव किया। तो यहाँ पे हमें जो है एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि हमारे पास जो है वो एक फ़र्स्ट फॉर्मल मेथड जो है वो प्रूविंग का एक प्रोग्राम का जो है वो कम्प्लीटली जो है वो करेक्ट जो है डाइकेस्ट्रा ने प्रपोज़ किया। तो यहाँ पे जो एक गोल था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का वो ये था कि हम GoTo को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो डाइकेस्ट्रा ने कही वो ये कि हमारे पास जो वो प्रूफ है वो एक प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को वैसे अगर हम किसी चीज़ को अगर हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो अगर हम, क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो एक बहुत ही लेबरियस काम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है और जो है वो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। जब हमारे पास डेडलाइंस होती हैं तो हम मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ नहीं जा सकते। तो हमारे पास अगर हम सिंपल टेस्ट की बात करें तो सिंपल टेस्ट हमें ये बता रहा होता है कि सिस्टम में बग है, वो हमें इस चीज़ की ज़मानत नहीं देता कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में बग नहीं है। तो टेस्ट करने से हमें बग आइडेंटिफाई तो हो सकता है मगर उसमें हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम बग्स। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम जो है वो बग्स फ्री है, क्योंकि कभी ना कभी जब फेलियर अगर होगा तब हमारे पास जब फॉल्ट जनरेट होगा देन हम जब उसको बैक ट्रैक करेंगे तब हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि कोई ह्यूमन एरर है। तो वो किसी एक ख़ास इवेंट पे जाके कोई जो है वो डिफेक्ट अराइज हो सकता है कि हमारे पास टेस्टिंग में कहीं ना कहीं जो है वो कोई गलती हो गई हो। तो ये तमाम चीज़ें हमें जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डाइकेस्ट्रा से मिली कि जैसे कि हमने देखा कि हम किस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर सकते हैं, एक प्रोग्राम को हम किस तरीके से स्मॉल टेस्टेबल फंक्शंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस का स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है वो देखा गया कि एक टेस्टेबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी था कि हम जो है वो GoTo स्टेटमेंट्स को ख़त्म करें और एक अंडरस्टैंडेबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए भी ज़रूरी था कि GoTo स्टेटमेंट्स जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है ये डिसिप्लिन इम्पोज करता है ऑन डायरेक्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल और टू ब्रेक अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रूवन मॉड्यूल्स और वी कैन से इन स्मॉल फंक्शंस। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पोजेस डिसिप्लिन ऑन डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ पे उसने जो है वो GoTo की बैड प्रैक्टिस को एलिमिनेट करते हुए उसने जो है वो एक डिसिप्लिन इम्पोज किया डायरेक्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल पे। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है उसका अगर हम देखें तो उसका एक तरीके से उलट किया कि आपके पास उसने दैट इम्पोजेस डिसिप्लिन ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो मकसद है कहने का वो ये था कि आपके पास जो डिपेंडेंसी है वो जो हायर लेवल पॉलिसीज़ हैं उनकी डिपेंडेंसी लो लेवल पॉलिसीज़ पे नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है। तो जैसे कि अगर हम इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट की चीज़ों को भी एक्सेस कर सकती है ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे हमारे पास हम एक इंटरफेस के थ्रू भी जो अगर हम देखें तो दो क्लासेस एक इंटरफेस के थ्रू जो है बात कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है हमारे पास सोर्स कोड की जो डिपेंडेंसी है, तो इस चीज़ पे फोकस किया गया कि एनी सोर्स कोड डिपेंडेंसी नो मैटर वेयर इट इज़ कैन बी इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो एक डिपेंडेंसी इन्वर्जन है वो उसकी अगर हम देखें तो एक हमें सहूलत यहाँ पे मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो जो बिज़नेस रूल्स हैं तो बिज़नेस रूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपके पास यूज़र इंटरफेस और डेटाबेस से। तो ऐसा ना हो कि आपके पास जो है वो बिज़नेस रूल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हो यूज़र इंटरफेस और डेटाबेस पे, तो ये बैड प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर हमारे पास अगर यूज़र इंटरफेस में या डेटाबेस में अगर कोई चेंज होता है तो उससे हमारे बिज़नेस रूल्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो रादर दैन दिस कि हमारे पास जो डिपेंडेंसी है वो यूज़र
इंटरफेस और डेटाबेस की डिपेंडेंसी हो बिज़नेस रूल्स पे, तो हमारे पास इसका उलट होना चाहिए कि हमारे पास या तो हमारे पास ये तीनों जो हैं हम कह सकते हैं कि जो है वो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय हों, ठीक है। तो आपके पास यूज़र इंटरफेस जो है वो अलग हो, बिज़नेस रूल्स अलग हों, डेटाबेस अलग हो, या कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो बिज़नेस रूल्स हैं उनका जो चेंज है वो हमें यूज़र इंटरफेस पे दिख सकता है, या उसका जो चेंज है उससे डेटाबेस पे अफेक्ट हो सकता है, मगर ये ना हो कि हमारे पास जो यूज़र इंटरफेस और डेटाबेस का जो अफेक्ट है वो बिज़नेस रूल्स पे पड़ रहा हो। तो यहाँ पे जो भी हमें जो सोर्स कोड्स की जो भी डिपेंडेंसी है वो जो है वो इन्वर्ट की जा सकती है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जैसे हमने देखा कि खैर जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त हमें जो है वो कोड की रीयूजेबिलिटी हमें मिल रही है थ्रू इनहेरिटेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाई सिक्योरिटी ऑफ डाटा of the use of data binding through data hiding and data binding through encapsulation and abstraction mechanisms। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक बेहतरीन एक इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, जिसके अंदर हम एक मॉड्यूलर अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए एक कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जो है वो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न का हमें एक बेनिफिट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से मिलता है। और ये तमाम चीज़ें जैसे कि हम देखें कि हमें रीयूजेबिलिटी भी मिल रही है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी मिल रहा है, तो इसी तरीके से हमें जो है वो लो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जब यहाँ पे लो कॉस्ट है और हम एक रीयूजेबिलिटी का फैक्टर भी है, हम कम टाइम में स्कोप को कवर कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के मदद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है बना सकते हैं, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन को की मदद से फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएँ कि पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम चीज़ों को एनालाइज करें, फिर उसको हम प्लान करें एंड देन हम उसको बिल्ड करें। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे कि हमने देखा कि इसकी जो बुनियाद है वो लैम्डा कैलकुलस है, और हमने देखा कि इसके अंदर फ़र्स्ट क्लास फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो भी फंक्शंस हैं और जो रिज़ल्ट है वो भी फंक्शंस की सूरत में है। तो इसको समझने के लिए अगर हम देखें जो इसकी मैथमेटिकल हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैथमेटिकल वे में जो हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो हो रही होती है। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास इसको डिस्कस करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम देखें कि लेट्स सपोज़ हमारे पास है f of x इक्वल्स x मॉडुलस 2। तो अगर हमें हमारे पास जो इनपुट है उस इनपुट को जो हमारे पास जो डोमेन है, हम इसकी जो मैपिंग है ये हमारे पास इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कुछ हद तक जो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास काम हो रहा होता है कि हम एक रेंज हम दे रहे हैं। लेट्स सपोज़ हमने रेंज में दे दिया 2 3 4 5 6। तो अब लेट्स सपोज़ हमारे पास ये जो अब हम इसको जो भी हमारे पास डोमेन है इसको हम मैप करेंगे इस रेंज से। तो यहाँ पे जो हम देखें तो अगर हम इस जो डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं हम इसको x में अगर रखते हैं तो हमारे पास 2 मॉडुलस 2 अगर हम देखें तो हमारे पास 0 आ रहा है, फिर हम 3 मॉडुलस 2 अगर हम देखें तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मैप करते जा रहे हैं। तो 4 को अगर हम देखें तो 0 आ रहा है, 5 अगर हम देखें तो 1 आ रहा है, 6 अगर हम देखें तो 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी हम सेट ऑफ इनपुट हम जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो भी फंक्शन की सूरत में दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि मैपिंग है, मैपिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि फ़र्स्ट क्लास फंक्शन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, और दूसरा इम्यूटेबिलिटी को जो है यहाँ पे देखा जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम अगर इसको स्टेट करें कि हमारे पास जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है इस तरह का प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसकी जो रूट्स हैं वो मैथमेटिक्स से हमें मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम को जो है ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई शेयर्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है ओवरऑल प्रोग्राम का वो हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा होता कि हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है जो इनिशलाइज होती है तो वही रहती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
यहाँ पे जो फंक्शंस हैं उसकी यहाँ पे हम उसकी मदद से जो है वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और फंक्शंस जो है वो जो है यहाँ पे एक सिंगल रिटर्न में जो है हमें रिज़ल्ट दे रहा होता है। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमारे पास जो पैरामीटर्स में जो हम वेरिएबल्स पास कर रहे होते हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग की एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है कि यहाँ पे जो है वो एक हमारे पास जो है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे पास जो है वो जो वेरिएबल्स हैं वो पैरामीटर्स के थ्रू पास किए जा रहे हों और वहाँ पे जो है मुस्तकिल जो है स्टेट मैनेज हो रही हो। तो हमारे पास अगर हम देखें तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो हम हमारे लिए बेहतर है, जहाँ पे हमें एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हमें परफॉर्म करनी हो, जहाँ पे हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो उसको हमें सिंपली मैनेज करना हो। तो यहाँ पे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमें कंकरेंसी और पैरेललिज्म का ख्याल रखना हो तो यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेस्ट है। तो कंकरेंसी का जहाँ मैटर हो, जहाँ पे थ्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें हो, तो वहाँ पे हमें कंकरेंसी जहाँ पे हमें मैनेज करनी हो तो वहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग अच्छी अप्रोच है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग की मदद से हम कोई भी एक जल्द अज जल्द हम जो है वो जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एक जनरल पर्पस फंक्शंस जो हैं वो हम उसको रीयूजेबिलिटी के फैक्टर के थ्रू एक रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के तहत भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिट टेस्टिंग भी आसान है, डिबगिंग भी आसान है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एप्लीकेशन है वो फंक्शंस की मदद से या जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास यहाँ पे भी रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो सिर्फ एक जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे पास, क्योंकि हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ हद तक जो जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं, या फिर जहाँ पे मुस्तकिल जो है वो क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट तमाम काम जो है हमें चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं लैग कर रही होती है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी हद तक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स वगैरह के लिए, एक एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए वहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, की जा सकती है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में अगर हम क्लोजर की एग्जांपल लें तो ये जो अगर आप देखें जो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एलन का फंक्शन है, फिर टेक का फंक्शन है, मैप का फंक्शन है, रेंज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यही प्रोग्राम अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते, जो किसी और प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो कर रहा होता, तो वहाँ पे हम जो है वो बाकायदा लेट्स सपोज़ हम अगर जावा की बात करें तो वहाँ पे हम बाकायदा पब्लिक क्लास ABC करके फिर हम स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स एंड देन फॉर इंट i = 0, i <25, i++, और फिर उसके बाद उसके अंदर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन i. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकायदा यहाँ पे हमारे पास जो i है वो i की जो है वो हर आइट्रेशन में जो है उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही होती है, और इस तरीके से हमें जो है बाकायदा रिज़ल्ट मिलता। तो यहाँ पे अगर हम क्लोजर की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क करेगा कि हमारे पास जो अगर हम इनर फंक्शन को देखें, रेंज को अगर हम देखें तो रेंज जो है हमें रिटर्न कर रहा होगा एक नेवर एंडिंग लिस्ट जो है वो इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स उठा के लेकर आए। और फिर उसके बाद हमारे पास जो ये जो मैप का फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन में जो परफॉर्म हो रहा है वो ये परफॉर्म हो रहा है कि आपके पास जो है एक नेवर एंडिंग लिस्ट जो है वो उसको प्रोवाइड करना है स्क्वायर्स की। तो यहाँ पे ये एक एनोनिमस फंक्शन है, तो इस एनोनिमस फंक्शन में हमें ये नेवर एंडिंग लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इन तमाम की जो स्क्वायर्स की जो है हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और फिर अगर हम इसको देखें टेक को, तो ये हमें बता रहा है कि हमें फर्स्ट 25 एलिमेंट से ही रिक्वायर्ड है, हमें एक नेवर एंडिंग लिस्ट जो है वो पूरी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर वो टेक 25, जब 25 एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे तो ये प्रिंट एलन जो है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगी हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो है एक नेवर एंडिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जो इनर फंक्शंस हैं, क्योंकि हमारे पास वो तभी नेवर एंडिंग लिस्ट पे इवैल्यूएशन करेंगे जब उनको एक्सेस किया जाएगा। तो फिल फॉर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो तमाम जो जिस तरीके से हम इनको एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट 25 हैं उनको एक्सेस करते हुए उन्हीं को जो है वो प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है क्लोजर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि इसको अगर हम जावा से या किसी और दूसरी
लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग जो अगर हम देखें एक स्टेटमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स इन फंक्शनल लैंग्वेजेस डू नॉट वेरी, कि हमारे पास जो वेरिएबल्स यहाँ पे लेट सपोज एक्स सपोज यहाँ पे अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये वेरिएबल्स इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि वेरी नहीं करते। ये जो इनिशलाइज हुए हैं तो इनिशलाइज होने के बाद जो इनकी स्टेट है वो मैनेज ही रहेगी और सिंपली हमें यहाँ पे एक रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि हमें जो है वो इम्यूटेबिलिटी से क्या मिलेगा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग से क्या मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो ब्यूटी है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वो हमने कुछ हद तक डिस्कस किया कि हमें जो है वो कंकरेंसी जो है वो मिल रही होती है इम्यूटेबिलिटी से। तो अगर एक आर्किटेक्ट है और उसको पता है कि जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कंकरेंसी के इश्यूज़ को जो है वो फेस करना है, वहाँ पे जो गोल है, बिज़नेस गोल है, वो ये है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो रॉबस्ट किस्म का हो। तो जहाँ पे हमें मल्टीपल थ्रेड्स और प्रोसेसर्स जो है वो हमें उनका यूज़ है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की मदद से जो है हम रेस कंडीशन से, डेडलॉक कंडीशन से या कंकरेंट अपडेट प्रॉब्लम से जो है हम बच सकते हैं, क्योंकि ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो म्यूटेबल वेरिएबल्स के साथ आती हैं। तो अगर हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, इम्यूटेबल वेरिएबल्स होंगे, तो वहाँ पे हम इन तमाम चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। और अगर हम देखें तो रियल लाइफ में अगर हम देखें तो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिसेबल हैं, तो इसको प्रैक्टिसेबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स जो है वो की जा रही होती हैं कि हमारे पास अगर कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो उनमें जो भी हमारे पास जो सर्विसेज हैं विद इन दी एप्लीकेशन, तो उनको हम ब्रेक कर दें म्यूटेबल और इम्यूटेबल कंपोनेंट्स में। तो इम्यूटेबल कंपोनेंट्स का जो असल काम होगा वो जो प्योरली फंक्शनल वे में वो बिज़नेस रूल्स को देखते हुए वो सारा काम जो होगा वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी हमें एक प्योरली फंक्शनल वे में जो भी बिज़नेस रूल्स हैं वो होंगे। देन हमारे पास जो भी इम्यूटेबल कंपोनेंट्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे एक या एक से ज़्यादा जो नॉट प्योरली फंक्शनल कंपोनेंट्स होंगे, जो कि तो उनसे वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे और विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शनल मेमोरी जो है हम कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो म्यूटेटिंग स्टेट को है अगर हम देखें तो अगर एक म्यूटेटिंग स्टेट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी तो वहाँ पे कंकरेंसी के इश्यूज़ फिर सामने आ सकते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मेमोरी की मदद से हम सिंपली जो है कुछ हद तक जो है अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारे पास इवेंट सोर्सिंग की मदद से भी जो है वो हम जो है ये तमाम कंकरेंसी के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हुए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को काम कर सकते हैं और प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इवेंट सोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जो जितनी भी हम स्टेट को जो है वो स्टोर करने के बजाय हम ट्रांजैक्शंस को स्टोर करें, और जब हमें स्टेट रिक्वायर्ड हो तो हम जो है वो तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो तमाम ट्रांजैक्शंस को अप्लाई कर दें। और इसके लिए जो है हम शॉर्टकट के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि हम कंप्यूट करके हर रात में या हर रोज़ जो है हम जो है वो कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करके अपने पास जो है वो ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टोर कर लें, और जब हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो हम वो जो है वो उस रात या उस वक्त तक की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंप्यूट करके हम जो है अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है दे आर बेस्ट फॉर क्रिएट टाइप एप्लीकेशन, जहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ हद तक हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हों, मगर अपडेशन एंड डिलीशन जो है यहाँ पे जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहीं कुछ हद तक लैग कर जाती है। और दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास जो है आज के दौर में हमारे पास जो है प्रोसेसिंग पावर की और मेमोरी की लिमिटेशन नहीं है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास मेमोरी की लिमिटेशन हो, प्रोसेसिंग पावर की लिमिटेशन हो, तो वहाँ पे भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अप्लाई करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने जो भी अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा सम अप करें तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो एक डिसिप्लिन इम्पोज करती है ऑन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है एक डिसिप्लिन इम्पोज कर रही है ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, वेयर एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है इज़ डिसिप्लिन इम्पोज ऑन वेरिएबल असाइनमेंट, कि हमारे पास जो है वो जो स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो तीनों पैराडाइम है, अगर हम देखें तो तीनों पैराडाइम में हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि हमें कोई ना कोई चीज़ हमसे ली गई, और कोई चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कोई नई चीज़ जो है वो आई। तो यहाँ पे हमने देखा कि कि क्या करना है उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या चीज़ नहीं करनी, तो हमें किन चीज़ों से बाज रहना है। तो वो तमाम चीज़ें हमने देखी, जैसे कि गो टू स्टेटमेंट से बचना है। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में देखा कि हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ना हो, हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल पे फोकस किया गया। उसके अलावा फिर हमने देखा कि जो हमारे पास जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि दैट इम्पोजेस द डिसिप्लिन अपॉन द असाइनमेंट एंड, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करी। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो तीनों जो पैराडाइम हैं, इन तीनों पैराडाइम के जो है वो अपने अपने कंसर्न हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ये तीनों जो हैं वो कुछ हद तक एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आ सकते हैं। तो जैसे कि हम देखा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हम अगर हम डिकम्पोज करके छोटी छोटी फंक्शंस में हम उसको तोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे एक एल्गोरिथमिक वे में अगर हमें काम करना है तो फंक्शन की मदद से, तो वहाँ हम उससे हेल्पफुल हो सकते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। उसके अलावा अगर हमें सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट चाहिए तो वहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट के लिए हम जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से जो है वो मदद उठा सकते हैं। अब हम जो है वो स्पेसिफिकली अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के डिफरेंस को देखें, क्योंकि ये दो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं जो कि अभी नॉर्मली जो है सबसे ज़्यादा जो है फॉलो किए जा रहे हैं। तो फंक्शनल पैराडाइम की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन है। जैसे कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स में डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं। जब अगर हम इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो कमांड का है, इंस्ट्रक्शंस का है, लॉजिक में प्रेडिकेट का है, आपके पास जो है क्लॉजेस का, फैक्ट्स का एंड इन्फेरेंस रूल्स का जो है वो की कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट का की कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हमने देखा कि फंक्शन की कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है की कॉन्सेप्ट। देन हमारे पास जो आपके पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, वहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं, जबकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कलेक्शन ऑफ क्लासेस या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाएँ तो फंक्शनल में हमारे पास इवैल्यूएशन हो रही होती है फंक्शंस की, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमारे पास मैसेज पासिंग हो रही होती है। तो जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म है वो मैसेज पासिंग के थ्रू है। तो यहाँ पे फंक्शनल के अंदर अगर हम देखें तो रिज़ल्ट में हमें जो है वो फंक्शन की वैल्यू मिल रही होती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमें ऑब्जेक्ट की जो फाइनल स्टेट है वो हमें एज अ रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा होता है। तो यहाँ पे मज़ीद अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है वो जो बेस करता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे बेस करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो एम्फेसाइज करता है एवेल्यूएशन ऑफ फंक्शंस पे। उसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो म्यूटेबल डाटा पे जो है काम करता है, जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है इम्यूटेबल डाटा पे काम करता है। तो इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉलो करता है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल जैसे कि जिसके अंदर हम जो है सिस्टम को कमांड दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हाउ टू डू समथिंग, तो उसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहे होते हैं। जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो फॉलो करता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल। वी जस्ट से व्हाट टू डू, वी डोंट गिव इंस्ट्रक्शंस हाउ टू डू। हम ये नहीं बता रहे होते कि कोई काम कैसे करना है, वी जस्ट से टू डू समथिंग। तो जैसे कि ये हमारे पास क्लिप्स है जिसके अंदर हम जब हम लॉजिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो भी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। फंक्शन प्रोग्रामिंग भी लॉजिक प्रोग्रामिंग की उसकी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है, और लॉजिक प्रोग्रामिंग भी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग में जैसे हम फैक्ट्स रूल्स की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि हम जो है वो फर्स्ट क्लास फंक्शंस की मदद से जो है हम काम कर रहे होते हैं। तो ऊप के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऊप की एक और हम ऊप और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का डिफरेंस देखें तो ऊप में जो है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग की तरफ अगर हमें काम करना है तो वहाँ पे हमारे पास इसकी सपोर्ट अच्छी नहीं है, तो हम वहाँ पे लैग कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें डेडलॉक्स का और जो है वो कंकरेंसी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती हैं, जबकि हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट्स किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जा सकती हैं।
फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिवेशन के अंदर अगर हम आइट्रेशन की बात करें तो लूप्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमारे पास रिकर्जन इस्तेमाल हो रही होती है आइट्रेटिव डाटा के लिए। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिवेशन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जबकि हमारे पास जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हैं वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। और उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो जहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं, बेसिक ऑपरेशन जैसे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग अगर हम देखें तो हमें जहाँ पे मज़ीद हमें जो है कंप्यूटेशन या मैथमेटिकल हमें जो है वो फार्मूलाज पे जहाँ पे हमें काम करना है, तो हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो एक अच्छी अप्रोच है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्टिवेशन प्रोग्रामिंग, तो इसके अलावा भी कई सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम हैं, जैसे कि लॉजिक प्रोग्रामिंग है, जिसमें हमने देखा कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो स्टेट जो है फैक्ट्स और इन्फेरेंस रूल्स वगैरह का सहारा लिया जा रहा होता है। उसके अलावा भी और दूसरे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है और डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं। तो यहाँ तक हम अपनी बात को सम अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।